हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, आज हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म विज्ञान अध्ययन पर आपके लिए फिर से एक बार 2024-25 के लिए रसायन विज्ञान, जी हाँ, केमिस्ट्री फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट जो केमिस्ट्री हिंदी मीडियम से डिटेल में पढ़ना चाहता है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो आकर के यहाँ पढ़ सकता है। और आज से हम लोग अपना जो है चैप्टर नंबर 1, जी हाँ, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और डिटेल में हर चीज हर दिन एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, या तो मॉर्निंग में आएगा या फिर शाम को आएगा, ठीक है ना, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। और ये जो अपना चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर जो है, इसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म यानी कि सांद्रता पद, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है 11th क्लास में, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं लूंगा। पहले हम जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यानी कि रॉल्स लॉ से हम लोग करेंगे स्टार्ट। लेकिन रॉल्स लॉ को पढ़ने से पहले आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ हेनरी का नियम, जो कि मैं बाद में लूंगा। और उससे पहले सबसे पहले जो चैप्टर आपका है विलयन, तो विलयन आप लोगों का जो चैप्टर है, इसमें पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म है जो 9th स्टैंडर्ड में आप सभी लोग पढ़ते हो, और उसका आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे होंगे जब आप पढ़ेंगे विलयन चैप्टर। तो पहले उन टर्म को जो कि 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, उसको यहाँ पर मैं डिटेल में समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग लिखो हेडिंग, मतलब चैप्टर का नाम ही है विलयन। विलयन जो है ना आपका चैप्टर ही है विलयन। तो विलयन जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है क्लास 12th के लिए, है ना, क्लास 12th 2024-2025, ठीक है ना, जो कि क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। इस बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले जो स्टूडेंट है, उसके लिए क्लास जो है ना आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे स्टार्ट, वो कुछ ऐसे पद होंगे, ऐसे टर्म होंगे जो यूज होंगे। तो आप लोग लिखो हेडिंग विलयन। विलयन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पद कह लो, बिंदु नहीं, पद कह लो आप, महत्वपूर्ण पद। ऐसे पद कौन कौन से यूज होंगे हम लोग पहले इसमें समझेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जितने भी ना जहां पर मैं जो टर्म यूज करने वाला हूं, ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी ना वो 9th में अच्छे से बच्चे पढ़ते नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पर समझते हैं क्या, एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कवत नांक बोलते हैं। कवत नांक, ठीक है ना, यानी आप इसको बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। जो इंग्लिश मीडियम होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश और हिंदी ना दोनों में ही जो है हेडिंग लिखूंगा, ताकि आपको दोनों ही लैंग्वेज में चीजें आती रहे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पता है क्या होता है? हाँ जी, कवत नांक क्या होता है? यानी अधिकतर बच्चे ना इसका जो आंसर वो ये ना बोलते हैं कि वो ताप जिस पर कुछ चीज उबलने लगता है, ठीक है। ये अगर हम बोलेंगे तो 12th स्टैंडर्ड पे क्या 9th में भी ये डेफिनेशन नहीं है, गलत है, ठीक है ना। बच्चे इसको रट के बैठे होते, ठीक है ना, फिर ये आंसर बच्चे देते नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर, क्या, हाँ, वह टेम्परेचर, देखो, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, वह ताप जिस पर किसी विलयन, ऐसा मत कहो ना, नॉट विलयन, जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, हाँ, वह बराबर हो जाता है
वह द्रव का क्वथनांक क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग टर्म सीख रहे हैं उस टर्म का नाम क्या बताओ? क्वथनांक उस टर्म का नाम है, ठीक है ना। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है वो आप लोग इसको लिखो, ठीक है, फटाफट से लिखो इसको जल्दी से। चलो भाई देखो, हो गया ना इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट तो एक तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एक और टर्म है, इसमें कुछ टर्म है जो अभी आएंगे। अगला टर्म जो है हमारे पास में, इसको एक नंबर गिर दो, है ना। तो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा बताओ? गलनांक। क्या होगा? गलनांक। हम इसे क्या बोलते हैं बताओ? हम इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं पहले फटाफट से, ठीक है। देखो, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई, सॉरी नॉट द्रव, ठोस द्रवित होना, द्रवित होना क्या करता है? प्रारंभ करता है, ठीक है ना। प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है ना। गलनांक कहलाता है। ये कुछ ऐसे टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। गलनांक कहलाता है। हो गया इतना। इसके बाद क्या आता है? हिमांक। चलो देखो, हिमांक भी लिख लो। थर्ड बात करते हैं किसकी? हिमांक की। हिमांक हम इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारे टर्म आगे काम आएगा इस चैप्टर में, तो हमें इसलिए ये टर्म सीखने आवश्यक है, ठीक है। तो हिमांक क्या होता है? देखो, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई, जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है, कर देता है, ठीक है। हिमांक कहलाता है, ठीक है। हिमांक कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमांक क्या होता है? ऐसा ताप कब? वायुमंडलीय दाब पर जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, हम उसे क्या बोलते हैं बताओ? हिमांक, ठीक है। हो गया कॉपी? कॉपी करो जल्दी से। अब इसके बाद कुछ और ऐसे टर्म हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। एक तो टर्म है क्या? वाष्पीकरण, ठीक है। दूसरा टर्म है संघनन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो टर्म है वो मैं लूंगा वाष्प दाब, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म ऐसे ना जो कि आगे यूज होंगे सॉल्यूशन में। अगर हमें ये टर्म पता नहीं होगा, जो पद है सारे, अगर पता नहीं होगा ना, तो जो चैप्टर विलियन है इसमें हम लोग लैग करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। इसलिए पहले पता होना चाहिए। तो हेडिंग हेडिंग हम लोग क्या? वाष्पीकरण, वाष्पी, देखो हेडिंग क्या बोलते हैं बताओ इसको अंग्रेजी में? हाँ, हम इसे, वहां फोर्थ हो गया, हम इसे बोलते हैं इवेपोराइजेशन, 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 ठीक है ना। क्या होता है हम इसको विस्तार से जानेंगे अभी। इवेपोराइजेशन क्या होता है ये हमें सीखना है, समझना है, डिटेल में समझना है, ठीक है। इवेपोराइजेशन देखो, अगर इसकी बात करी जाए तो हमें पहले एक बनाना पड़ेगा कंटेनर।
दिख रहा है? इसके अंदर क्या है? द्रव है। अच्छा, अब यहां पर मैं एक टर्म, छोटे छोटे हैं, दो टर्म है ना, वो और कर दूं एक्सप्लेन। एक तो वाष्पशील और एक अवाष्पशील द्रव। ठीक है, देखो भाई, एक तो हमारे पास क्या होता है? वाष्पशील, ये मैं यही लिख दूंगा, ठीक है ना, इसके नीचे ही मैं लिख दूंगा वाष्पशील द्रव। हम इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हम इसे बोलते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। क्या होता है देखो, वोलाटाइल जो लिक्विड होता है वो होता क्या है? वह द्रव जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, या हो जाता है, ठीक है ना, बातें की है। और एक मेरे पास होता है ऐसा भी चीज या द्रव जो वाष्प नहीं बन सकता, ठोस होता है, वाष्प नहीं बनता है ना, तो उसकी बात भी होती है। कुछ द्रव भी होते हैं जो वाष्पीकृत नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसा पदार्थ, आप इस पर लिखो अवाष्पशील, 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 अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ हम इसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होते, जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं ना, जो वाष्प नहीं बन सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है ना। ये सबको ध्यान रहेगा और याद भी रहेगा। अब मेरे पास इसमें क्या है? एक पदार्थ है, देखो इसमें क्या है? द्रव है, द्रव, ठीक है। कोई भी चीज ना वाष्प में बदल कब चेंज होता है? देखो तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वाष्प बनते, कुछ नहीं बनते ना। तो अब यहां पर क्या देखो, अब मान लो तुम किसी भी चीज को बॉईल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब उबाल रहे हो, तो वो उबलता कब है? मान लो ये मेरे पास कोई पात्र, बर्तन है, हम इसमें लगातार गर्म उसको हीट दे रहे हैं, हम इसको उष्मा दे रहे हैं, तो ये जो पदार्थ है ये पहले उष्मा लेगा, फिर इसके जो कण है उसके पास इतना ऊर्जा आ जाएगा कि जो अन्य जो कण है उसके साथ में जो इसका आकर्षण बल है वो बल ये तोड़ लेगा। भाई मान लो क्या है, यहां पर कण है, कण कहां पर है? सतह पर, सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस बोले तो सतह, क्या बोलो तो? हाँ, सतह पर जो कण है, वो कण जो होता है आकर्षण बल से अपने नीचे वाले जो कण है उसके साथ में आबंधित रहता है ना। तो उस आकर्षण बल को तोड़ना पड़ता है उष्मा दे करके, तभी तो भाप बन करके उड़ेगा। जब आप इसको उष्मा दोगे तो जो वाष्प बनेंगे इसके, वो अंदर के कण तो बनेंगे नहीं वाष्प। कौन से कण बनेंगे वाष्प? सतह के जो कण है ना वो बनेंगे वाष्प, है ना। तो क्या होगा, जब तुम इसको उष्मा दोगे तो जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, उसको इतना उष्मा मिल जाएगा कि जो नीचे वाले कण है उसके साथ जो आकर्षण बल है उसको तोड़ लेगा उसको, और फिर क्या होगा, ये वाष्प बनकर उड़ना शुरू कर देगा, वाष्प बनकर के उड़ना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जब ये वाष्प बनेगा तो इतना वाष्प बन जाएगा कि उसका जो दाब होगा, अब ये वाष्प दाब होता क्या है आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इसका जो दाब है, वाष्प दाब जो है, वो वाष्प बनेगा तो वो दाब लगाएगा, तो वो जो दाब होगा ना वो वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर पानी उबलना शुरू करेगा। पहले भाप बनता है, जब तुम लोग घर पे ना पानी वगैरह करते हो हीट, ठंड में नहाने के लिए, तो पहले भाप बनता है, फिर उबलना शुरू होता है ना। तो पहले वाष्प बनेगा,
तो वाष्प कब बनेगा? जब ये जो कण है सतह के, इस कण के पास इतना ऊर्जा आ जाएगा, इतना उसमें ऊर्जा पहुंच जाएगा कि जो कण है इसके पास तो ऊर्जा है अपने पास, रोकने वाली क्षमता, बल, उस बल को तोड़ करके क्या होगा, जो लिक्विड के ऊपर खाली जगह है उसमें पहुंच जाएगा, क्या बन के? वाष्प। ठीक है ना? तो यहां पर मैं वही लिखूंगा, और जब ये वाष्प बनेगा तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है ना? ठीक है ना? बॉयल होने से जस्ट पहले की अवस्था। ठीक है ना? देखो, जब किसी वाष्पशील द्रव को उष्मा क्या करते हैं? प्रवाहित की जाती है तो सतही पार्टिकल्स यानी कि जो होते हैं कणों के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा होता है कि वह अन्य कण की सतही कण अन्य कणों के साथ आकर्षण बल को तोड़कर आकर्षण बल तोड़कर सतह से क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। अर्थात क्या होता है वो? अर्थात वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? देखो, इतनो ये अपना पहले ये लिख लो। क्या कहा मैंने? कि जब किसी वाष्पशील द्रव को उष्मा प्रवाहित की जाती है तो सतही पार्टिकल के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में उसमें ऊर्जा होता है कि सतही कण अन्य कणों के साथ आकर्षण बल को तोड़कर क्या करते हैं? वो सतह से पलायन मतलब उड़ जाते हैं ना, कर जाते हैं, अर्थात तो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? ये होता कब है? देखो, यह प्रक्रम क्वथनांक से पूर्व होता है ना, पूर्व होना प्रारंभ करता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है? ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है ना? ये पता चल गया तुमको ध्यान से। अब सुनो, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी डायग्राम में। देखो, अब ये जो कण है, ये जो कण क्या हो रहे हैं? क्या बन रहे हैं? वाष्प। क्या बन रहे हैं? वाष्प। तो उड़ कर कहां पहुंचे? उड़ करके पहुंच गए इस खाली स्थान में। ये जो हमारा पात्र है, जो बर्तन है ना, ये पूरा बंद है। क्या है ये?
बंद इसलिए रखा हुआ है कि अगर खोल देंगे तो सारे जो वाष्प है ना वो कहां पहुंच जाएंगे, उड़ करके बाहर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो वाष्प देखो सारे हैं, ये वाष्प इसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्या है, इतना गतिज ऊर्जा है कि लगातार घूम रहे हैं, गतिशील हैं। तो इस पात्र के अंदर जिसमें वो बंद है, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण ये जो पात्र का जो दीवार है, जो वॉल है ना, उस पर टकराएगा, उसके ऊपर। अब कोई चीज अगर टकराएगा किसी चीज से तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्या होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अब ऊर्जा कम हो जाएगी तो वापस क्या बन जाएगा, द्रव, ठीक है ना। तो ये जो कण है, ये कण इससे क्या हुआ, टकराए, और टकराते ही टक से नीचे गिर गया, है ना, वापस क्या बनेगा, द्रव बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों, टकराने से क्या होगा, इसके पास जो खुद की ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। अब तुम इतने भाग करके कैसे आ रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है, तुम एकदम से किसी से टकराए दीवार से भड़ाक, तो क्या तुम हंसते रहोगे, फिर नीचे गिर जाएंगे ना। तुम्हारी सारी जो गतिज ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो गई किसमें, दीवार में, तुम्हारे पास क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा, तुम तो नीचे गिरोगे, चढ़ो कर कैसे, है ना। ऐसे ही द्रव के कण है, जो वाष्प के रूप में था, टकराया, उसकी ऊर्जा कम हुई और क्या बन गया, द्रव बन गया। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन, क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हेडिंग संघनन, ठीक है ना, छोटा कर दिया मैंने, लिखो संघनन। कितने ये सारे पॉइंट जानना जरूरी था। संघनन हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। देखो क्या होता है, वाष्प के कण बंद पात्र में गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं, जिसके कारण ये वाष्प के कण, ये वाष्प के कण पात्र की दीवारों से टकराते हैं, या लिखो टकराने के कारण द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या होते हैं बताओ, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्रवीकरण या संघनन, ठीक है ना, लिक्विफिकेशन बोलते हैं या फिर संघनन कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, लिक्विफिकेशन कह लो या फिर संघनन यानी कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये बात हमको पता होना चाहिए कि संघनन क्या होता है, ठीक है भाई। अब यहां से हम एक बात और समझेंगे अभी, देखो सुनो, बात सुनो मेरे ध्यान से। तो ये तुमको आया है समझ में, संघनन। अब तुम देखो ध्यान से, जब तुमने पहली बार क्या लिया, इसमें द्रव लिया, तो इसके वाष्प कम थे, तो शुरू में वाष्प बन रहे थे तेजी से, और जब वाष्प बन रहे थे तेजी से, उस समय संघनन नहीं हो रहा था, क्योंकि वाष्प उसमें बन रहे थे लेकिन टकरा नहीं रहे थे। या अगर मान लो 10 वाष्प के कण बने
तो दो टकरा गए, दो दो वापस क्या बन गए, लिक्विड, द्रव। तो शुरू में क्या होता है, वाष्प की दर अधिक होती है और संघनन की दर धीमा होता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, यहां लिखना प्रारंभ में क्या होता है, वाष्प की दर, दो वाष्प की दर वो क्या होता है, अधिक होता है, किससे, संघनन की दर से, संघनन की दर से, ठीक है ना, कम होती है वाष्प की दर। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वाष्प बनने की दर और द्रव बनने की दर दोनों बराबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। मतलब कि जितना वाष्प के कण बने द्रव, उतने ही जो कण है, पार्टिकल है लिक्विड के, वो क्या बन गए, वाष्प बन गए, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो कि जितने जल के कण या जितने लिक्विड के पार्टिकल्स वाष्प बने, उतने वापस क्या बन गए, लिक्विड बन गए, कौन, वाष्प के पार्टिकल, ठीक है ना, बराबर होता है। मतलब मान लो अगर 1 मिनट में 100 ग्राम द्रव वाष्प बन गया, तो उसी 1 मिनट के अंदर 100 ग्राम वाष्प वापस द्रव बन गया होगा। तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर क्या होगा, देखो साम्य अवस्था पर जो होता है R4 क्या होता है, रेट यानी कि दर किसका, वाष्पीकरण का, वाष्पीकरण बराबर हो जाएगा दर किसका, संघनन का, समझे कि नहीं, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये हो गया साम्य अवस्था, ठीक है। और अब फिर से यहां पर सुनो, देखो जब ये कहां पर पहुंच गया, साम्य अवस्था पर, कहां पर पहुंच गया, तो साम्य अवस्था पर ही ये जो द्रव है इसके वाष्प भी तो होंगे, क्या होंगे, तो वो जो वाष्प है वो दीवारों पे तो लगा ही रहा होगा दाब, दीवारों को भूल जाओ, द्रव जो है, द्रव सतह पर भी तो दाब लग रहा होगा। ये जो वाष्प है ये गैस ही तो है, और जहां गैस होते वो क्या करते हैं, वो कण पे दाब लगाते हैं, ऐसे क्या लगाते हैं, ऐसे दाब, ठीक है ना। तो ये जो साम्य अवस्था पे दाब लगेगा, शुरू में नहीं, अंत में नहीं, प्रारंभ में नहीं, साम्य अवस्था पर, इस अवस्था पर जो वाष्प के द्वारा दाब लगाया जाएगा द्रव की सतह पे, उसे हम लोग कहेंगे वाष्प दाब, क्या बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पे ना एक नया टर्म और डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे लिखोगे वाष्प दाब, ये सारा आगे काम आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूं, वाष्प दाब हम इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर अंग्रेजी में, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है उसकी बात करेंगे यहां। तो लिखो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था पर द्रव के वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है ना। क्या होता है, वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे टर्म जो यूज हो रहा है ये मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है ना।
आने वाले चैप्टर में, ठीक है। एक तो क्या वाष्प दाब, अब होता है आंशिक वाष्प दाब। क्या होता है आंशिक वाष्प दाब? क्या होता है कि हम लोग ये चीज बात करते हैं विलयन में। किसमें करते हैं बात? मान लो कोई विलयन है, तो उस विलयन के अंदर मान लो भाई अगर विलयन है तो हम लोग जो पढ़ेंगे अपना चैप्टर विलयन, इसमें हम लोग केवल द्विअंगी विलयन की बात करते हैं। किसकी? यानी कि हमारे पास जो 12th स्टैंडर्ड में सॉल्यूशन है चैप्टर, इसके सॉल्यूशन के अंदर दो ही अवयव होंगे, एक विलय और एक विलायक। अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैंने ना विस्तार से इस टॉपिक को समझाया हुआ है, आप ना प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हो सॉल्यूशन का, ठीक है ना। सांद्रता पद वहां पर मैंने विस्तार से ना समझाया हुआ है कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है ना, सांद्रता पद सारे, मोललता, मोलरता, मोलंश, इन सभी को मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा पढ़ा नहीं रहा हूं, फिलहाल आप जाके ना प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो तो द्विअंगी विलयन हमारे पास है ना, यहां पर है 12th में। तो द्विअंगी विलयन के अंदर एक विलय और एक विलायक, तो जब मिक्स हो गया तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत बार तो हम लोग विलय भी लेते हैं वाष्पशील और विलायक भी लेते हैं वाष्पशील। मान लो जल है वाष्पशील होता है, एल्कोहल भी क्या है वाष्पशील है, तो दोनों ही क्या है वाष्पशील है। तो जब विलयन में दोनों है तो जब वाष्प बनेंगे तो दोनों के बनेंगे ना, नहीं बनेंगे? अब मान लो अगर यहां पर दोनों चीज मिक्स होते हैं, एल्कोहल भी और जल भी, तो जो वाष्प बनते उसमें एल्कोहल का बनता और जल का भी बनता, ठीक है। तो विलयन के अंदर अलग अलग जो अवयव हैं उनके जो वाष्प होते हैं और उनके बाद जो वो दाब लगाते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हो इधर आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। हम इसे बोलते हैं आंशिक, क्या लिया है आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो आंशिक यानी कि हमसे बोलते हैं अंग्रेजी में पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या होता है देखो, ये आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, तो लिखो किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब को, प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब को आंशिक वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना, आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। ये सारे टर्म है ना वो यूज होगा आगे इस पूरे चैप्टर में, जहां से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड में, तो मैं उसे कुछ किसी को छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज आप और समझो, ये तो बात हो गई आंशिक वाष्प दाब की विलयन के अंदर, लेकिन जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन को बनाने से पहले हम उनको अलग अलग भी तो रखे होते हैं, तो उन्हें मिक्स करके बनाते हैं विलयन। तो मान लो मेरे पास क्या है, दो पात्र है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें मेरे पास है विलय, क्या है विलय है, ठीक है ना। यहां पर मैं इसमें लिख रहा हूं वाष्पशील विलय, ठीक है। और इसमें है वाष्पशील विलायक है मेरे पास इसमें, ठीक है ना। तो वाष्पशील क्या हो गया, विलायक हो गया। अब इसको मिला करके मैं बना क्या रहा हूं, देखो मैं बना रहा हूं विलयन, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब ये विलयन है, तो इस जो हमारी जो एनसीईआरटी है ना, ये विलय को अवयव एक मानता है, अवयव या फिर सॉरी विलायक को, गलत बोले मैंने, हमारे जो एनसीईआरटी है ये विलायक को अवयव ए मान के चलता है या फिर एक, वहां लिखा मिलेगा अवयव एक, अवयव ऐसे एक या फिर ए बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक या फिर ए। या अवयव
ए। जहां पर भी मैं ए लिखूंगा ना, आप समझ जाओगे बात कर रहे हैं मास्टर विलायक की। किसकी बात हो रही है? विलायक की। एनसीईआरटी एक लिख के चलता है, ठीक है, तो हम एक लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, या फिर बी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए। और जो विलय है उसको अवयव 2 मानेगा या फिर अवयव बी मानेगा, ठीक है ना, अवयव बी मान के चलता है, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या देखो, 2 अलग अलग क्या है, अवयव है, अवयव बी और अवयव ए। अब ये भी वाष्पशील और ये भी क्या है, अभी प्योर अवस्था में है, अभी क्या है, ये प्योर अवस्था में है, कुछ मिक्स नहीं है ना इसमें, ये प्योर अवस्था में है अकेला। तो इसका जो वाष्प बनेगा इसमें, है कि नहीं, तो यहां जो लगाएगा वाष्प दाब, अब जो प्योर अवस्था में जो है ये द्रव, ये इसका वाष्प बनेगा, और फिर इसका जो वाष्प है वो भी समअवस्था पर क्या होगा, दाब लगाएगा ना, किसके ऊपर, इस सतह पर दाब लगाएगा। तो ये प्योर अवस्था में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी, क्या बोलेंगे इसको, पी नॉट बी। बी मतलब अवयव बी का, पी मतलब है वाष्प दाब, पी मतलब वाष्प दाब को हम लोग पी से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जहां तुमको पी नॉट बी दिख जाए आप समझ जाना कि शुद्ध विलय का वाष्प दाब है वो, आंशिक, ठीक है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध विलय का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं, शुद्ध विलय, शुद्ध विलय का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, आंशिक वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को ना हम वीपी लिख दें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। अब देखो इसमें विलायक भी तो है, इसमें विलायक भी तो शुद्ध रूप में होगा, तो जो विलायक होगा शुद्ध रूप में, तो मान लो जल है या कुछ और चीज है, तो इसका भी तो बनेगा वाष्प, नहीं बनेगा। तो ये जो वाष्प बनेंगे फिर इसका भी क्या होगा, संघनन होगा, साम्यावस्था आएगा, यहां पर भी क्या लगेगा, वाष्प दाब लगेगा। अब यहां पर कुछ मिक्स तो है नहीं, अकेला है, तो इस अकेले का जो होगा वाष्प दाब हम उसको पी नॉट बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी नॉट, सॉरी हाँ पी नॉट ए बोलेंगे, ठीक है ना, पी नॉट ए बोलेंगे या फिर पी नॉट 1 बोल देंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है ना। अब ये सारे टर्म आगे यूज होंगे, इसीलिए ना यहाँ जितने भी पद में यहाँ पर लिखे थे वो समझा रहा हूँ ना, ये सारे सारे आगे काम आएंगे इस चैप्टर विलियन में, ठीक है ना। फिर तुम्हें कहीं आगे दिक्कत नहीं होगी, जहां मैं कहीं पी नॉट ए लिखूंगा, पी नॉट बी लिखूंगा, तो आप मुझसे बार बार पूछोगे नहीं कि पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, खुद ही अपने आप स्वयं से समझ जाओगे कि हाँ पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब ये मिक्स हो गए, क्या हो गए, अब दोनों को मिक्स किया, अब यहां जो बना विलयन, इस विलयन के अंदर ए और बी दोनों है, कौन है, तो कुछ तो सुनो, ऐसा हो सकता है कि कोई द्रव कम वाष्पशील हो सकता है, कोई अधिक हो सकता है, कम वाष्पशील है कोई, कोई अधिक है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ द्रव हैं वे बनाएंगे ज्यादा वाष्प, कुछ बनाएंगे कम वाष्प, तो जिसका ज्यादा बनेगा वाष्प उसका ज्यादा होगा वाष्प दाब, है ना, जिसका कम बनेगा वाष्प उसका कम होगा वाष्प दाब, नहीं होगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मिक्स होने के बाद में जो शुरू में थे पहले पी नॉट ए पी नॉट बी, वो इसमें दाब नहीं रहता, विलयन में बदल जाता है, क्या होता है, ए की वजह से बी का बदल जाता है और बी की वजह से ए का बदल जाता है, ठीक है ना। तो विलयन के अंदर जो होगा पी ए होगा और पी बी होगा, तो जहां पी ए लिखा होगा आप समझ जाओगे कि विलयन में अवयव ए का वाष्प आंशिक दाब, ठीक है ना। तो पी ए क्या लिखा होगा, पी ए जो होगा विलयन में, विलयन में अवयव, विलयन में अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, ध्यान रखना अंक की बिंदी जरूर लगाना है, आंशिक, ठीक है ना, कभी तुम भूल जाओ, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। और जो अवयव बी होगा उसका, ठीक है ना, विलयन में कहां पर, विलय, तो पी नॉट ए बी में क्या अंतर है, वो अकेले अकेले है, प्योर फॉर्म में है, क्या आंशिक यहां भी आएगा, ठीक है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पी नॉट हो गया ना तो शुद्ध में है। विलयन में
अवयव विलयन में, अरे यार, विलयन में अवयव बी का, ठीक है ना, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। समझे तुम लोग के नहीं? ये चीजें ना हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग सीधा क्या होगा, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में। मैं जानता हूं विलेयता और हेनरी का नियम ना इससे पहले आता है, हम उसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले हम वो चीज सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे टर्म जो ना तुमने समझाया मैंने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारे टर्म आगे यूज होंगे इस चैप्टर में जितना भी तुम समझोगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास आज की थी 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप इसे कॉपी करो जल्दी, ठीक है ना। और आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है, या फिर दो वाष्पशील द्रव को कर देंगे मिक्स, तो जो बनेगा विलयन, उस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा उसकी गणना हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।